स्वागत है आप सभी का प्रकाश कंपटीशन क्लासेस में। और आज हम विषय विज्ञान लेकर आए हैं और हमारा टॉपिक है सरल मशीन। ठीक है, इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था बल आघूर्ण। ठीक है, तो सरल मशीन क्या होती है? ये एक ऐसी मशीन है जहाँ पर किसी एक बिंदु पर बल लगाकर हम किसी भार को उठा सकते हैं। मान लीजिएगा कोई भी इस प्रकार की ऐसी मशीन है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर बल लगाते हैं, सुविधाजनक बिंदु पर हम बल लगाकर और किसी भार को बहुत आसानी से उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये सरल मशीन है, किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। ठीक है, सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, सरल मशीन एक ऐसी मशीन जिसके किसी बिंदु पर या सुविधाजनक बिंदु पर किसी भारी बोझ को बहुत आसानी से उठा लेते हैं तो वह सरल मशीन कहलाती है। जैसे बल आघूर्ण के जो उदाहरण हमने बताए थे, आपको दिए थे, जैसे नल का हत्था है या किवाड़ में जो कब्जे हैं वो दूर लगाए जाते हैं, कब्जे जो है हत्थे से दूर लगाए जाते हैं या कब्जों से हत्थे दूर लगाए जाते हैं। तो ये सब उदाहरण थे हमारे बल आघूर्ण के। तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली जो सरल मशीन है वो हमारी सब इसमें आती हैं। अब कौन कौन सी सरल मशीनें हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले हम ले लें, हमारा है उत्तोलक, एक प्रकार की सरल मशीन है। ठीक है, उत्तोलक है, घिरनी है, नत तल। अब ये क्या होता है? आपने सुना होगा नत तल होता है, जैसे कि हम घरों के दरवाजे पे आपने देखा होगा इस प्रकार से, अगर मान लीजिए ये घर है हमारा, ठीक है, ये घर है और ये रोड है, अब हम क्या करते हैं, घर पे ऐसे सीढ़ियाँ बना लेते हैं। ठीक है, या इस प्रकार की सीढ़ी बना लेते हैं हम कोई चीज़ बाइक वगैरह चढ़ाने के लिए, तो ये इसे हम कहते हैं नत तल। या फिर हम कहीं ऊंचाई पर है, अब वहाँ पर बाइक वगैरह नहीं चढ़ सकती या हमारी कोई गाड़ी वगैरह नहीं चढ़ सकती, तो हम क्या करते हैं, कोई तख्ता रख लेते हैं। ठीक है, उस तख्ता को रख के हम गाड़ी को चढ़ा लेते हैं। तो इस प्रकार से मान लो ये ऊंचाई है कोई, यहाँ पर हमें गाड़ी को चढ़ाना है, अब ये ऐसे नहीं चढ़ सकती, तो हम ऐसे एक तख्ता रख लेते हैं, इसी को हम कहते हैं नत तल। तो एक नत तल होता है। तो ये सब हमारी क्या है? सरल मशीन है। घिरनी से हम क्या करते हैं, जैसे कुएं से पानी निकालते हैं, कुएं से पानी निकालने के लिए हम क्या घिरनी लगा लेते हैं। ये कुआं है, यहाँ पर ऐसे करके घिरनी, और ये यहाँ पर रस्सी डाल देते हैं और ये बाल्टी में पानी, इधर से हम क्या करते हैं, रस्सी ढीली करते जाते हैं, इसमें पहुंच जाती है और फिर उसे खींच लेते हैं, यानी कम बल लगाकर हम अधिक कार्य कर लेते हैं। तो ये सब हमारा आता है सरल मशीन के अंतर्गत। ठीक है, अब सरल मशीन में हम पहली लेते हैं उत्तोलक। पहली मशीन क्या लेते हैं? उत्तोलक। देखिए इसमें क्या होता है, हम आपको बताते हैं। उत्तोलक में क्या करते हैं, उत्तोलक में देखिए, उत्तोलक क्या होता है, अगर हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो उत्तोलक एक सीधी या मुड़ी हुई दृढ़ छड़ होती है जो किसी अक्ष के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। यानी उत्तोलक क्या है? एक सीधी अथवा मुड़ी हुई दृढ़ छड़ होती है जो किसी अक्ष के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। एक, अगर हम लिखना चाहें, एक सीधी अथवा मुड़ी हुई दृढ़ छड़ होती है। ठीक, सीधी अथवा मुड़ी हुई दृढ़ छड़ होती है जो किसी अक्ष के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। बात आ गई समझ? यानी कि एक सीधी अथवा मुड़ी हुई दृढ़ छड़ होती है जो किसी अक्ष के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। अब इसके 3 मुख्य बिंदु होते हैं। मुख्य बिंदु
ठीक है। मुख्य बिंदु इसमें क्या क्या होते हैं? 3 मुख्य बिंदु होते हैं। कितने होते हैं? 3 मुख्य बिंदु। ठीक है। कौन कौन से होते हैं उनका हम नाम लिखते हैं। 3 मुख्य बिंदु हैं। इसमें पहला है हमारा आलंब, ठीक है। दूसरा है हमारा भार और तीसरा है हमारा आयास। हम इसी क्रम में याद करेंगे, यानी कि आभा, यानी कि आभा, यानी कि आलंब, भार और आयास। आलंब, भार और आयास, ठीक है। इसी क्रम में याद करेंगे। अब ये होता क्या है, देखो हम एक उदाहरण देके आपको बताते हैं। जैसे ये बच्चों के झूलने का झूला है, ये शीशा बच्चों के झूलने का झूला है। आपने देखा होगा इस हिसाब से ऐसे एक लोहे का कोई हम तख्ता या चादर लगा देते हैं और इसमें इधर बच्चा बैठता है और इधर भी बच्चा बैठता है, और ये एक कहीं पर टिका हुआ होता है जिसे हम कहते हैं आलंब। ये क्या है? आलंब है, ठीक है। आलंब वह होता है जिस अक्ष के परतः कोई छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, तो हम उसे आलंब कहते हैं, ठीक है। आलंब क्या होता है? यानी कि सरल मशीन या उत्तोलक जिस अक्ष के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है उसे हम आलंब कहते हैं। अब देखो ये इसकी अक्ष है, इसके परितः ये स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है, इधर भी दब सकता है, इधर को भी दब सकता है। अब इसमें क्या होता है, अगर इसकी सहायता से हम कोई बोझ उठाते हैं, मान लीजिएगा इधर कोई बच्चा बैठा हुआ है, ये यहाँ पर कोई बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा है या बच्चा बैठा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस बच्चे को उठाने के लिए यहाँ पर कोई बल लगाते हैं, ठीक है ना, फोर्स लगाते हैं। तो ये बच्चा बैठा हुआ है, ये क्या हो गया, हमारा भार हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, आयास। जो हम बल लगाते हैं उसे हम आयास कहते हैं, ठीक है। आलंब F, भार W और आयास P। बात आ गई समझ? यानी कि जिस अक्ष पर कोई सरल मशीन या उत्तोलक टिका हुआ होता है उसे हम आलंब कहते हैं, या उस अक्ष के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है उसे हम आलंब कहते हैं। और उसके द्वारा जो भारी बोझ उठाया जाता है उसे हम भार कहते हैं, और जो उस पर बल लगाया जाता है उसे हम आयास कहते हैं। बात क्लियर हो गई? यानी कि आलंब क्या है, जिसके परितः कोई उत्तोलक स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है, ठीक है। जिस अक्ष के परितः उत्तोलक जिस अक्ष के परितः उत्तोलक स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है उसे हम क्या कहते हैं, आलंब कहते हैं, ठीक है। और इसके द्वारा जो भारी बोझ उठाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। भारी बोझ उठाना क्या हो गया, हमारा भार हो गया। और जो बल हम लगाते हैं, बल लगाना, इसे हम क्या कहते हैं, आयास कहते हैं। बात क्लियर हो गई? यानी कि जिस अक्ष के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है या जिस बिंदु पर वह टिका हुआ होता है उसे हम आलंब कहते हैं, और जो भारी बोझ उठाया जाता है उसे भार कहते हैं, और जो बल लगाया जाता है उसे हम आयास कहते हैं। अब इन्हीं बिंदुओं के आधार पर उत्तोलक के प्रकार हम देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर बताते हैं। आगे आता है उत्तोलक के प्रकार। अभी हमने 3 स्थितियां लिखी थी। 3 स्थितियां कौन कौन सी थी? पहली थी हमारी आलंब, दूसरी थी भार, और तीसरी थी आयास। ठीक है, पहली आलंब, दूसरी भार और तीसरी आयास। इनके आधार पर उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, जिसमें आलंब बीच में होता है, ठीक है। पहले प्रकार के या प्रथम वर्ग के उत्तोलक, पहला नाम है इसका प्रथम वर्ग का उत्तोलक, प्रथम वर्ग का उत्तोलक या प्रथम वर्ग के उत्तोलक, ठीक है। प्रथम वर्ग के उत्तोलक, इसमें क्या क्या आते हैं? प्रथम वर्ग के उत्तोलक में क्या है परिभाषा, कि इस वर्ग के उत्तोलक में भार और आयास के बीच में आलंब होता है। भार और आयास के बीच में आलंब होता है, यानी प्रथम वर्ग का उत्तोलक लिख रहे हैं तो प्रथम चीज
बीच में। हमने जिस क्रम में आपको बताया उसी क्रम में याद कर लो, यानी रटने की जरूरत नहीं, आप आ भा ये याद कर लो, आ भा आ, यानी कि आलम्ब, भार और आयास तो इसी क्रम में होते हैं। अगर आलम्ब बीच में है तो प्रथम वर्ग का उत्तोलक है। याद करने का तरीका, आलम्ब बीच में है तो प्रथम वर्ग का उत्तोलक होता है। यानी कि हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो इस वर्ग के उत्तोलक में भार और आयास के बीच में आलम्ब एफ होता है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण देते हैं, अभी हमने शीशा बनाया था। ठीक है, शीशा बच्चों के झूलने का झूला जो हमने बनाया था वो था। दूसरा अगर हम उदाहरण ले लें तो जैसे आपने देखी होगी कैंची, ये कैंची है। ठीक है, कैंची, इसमें क्या है, ये आलम्ब है, ये एक अक्ष है जिसके परिता ये घूम सकती है स्वतंत्रता पूर्वक, तो ये आलम्ब एफ है। ठीक है, और हम इधर कोई वस्तु रखते हैं या इधर हम काटने के लिए कोई वस्तु रखते हैं तो इधर हमारा हो गया भार डब्ल्यू और ये हमारा हो गया आयास पी, ये हो गया आयास पी। तो परिभाषा हमारी क्या हुई, आयास तथा भार के बीच में आलम्ब एफ होता है। ठीक है, तो आलम्ब जब बीच में आ जाए तो हमारा क्या होता है, प्रथम वर्ग का उत्तोलक। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण हैं, कैंची है, पिलास है, और वो कहने का मतलब है कील उखेड़ने वाली मशीन आती है जिससे हम कील उखेड़ते हैं, तिरछी होती है, उधर कील होती है, भार होता है हमारा, बीच में वो दीवार का सहारा लेती है, वो हमारा आलम्ब हो जाता है, इधर हाथ से हम दबाव लगाते हैं। तो ये सब प्रथम वर्ग के उत्तोलक हैं। अब हम बात करते हैं द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक, ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो आपको पता है परिभाषा, बार बार बताना नहीं है। क्या चीज़ बीच में आएगी, भार, बीच में क्या आएगा, भार, यानी कि बीच में भार। ठीक है, बीच में भार। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में बीच में क्या था, बीच में आलम्ब, बीच में आलम्ब था, आलम्ब एफ, इसमें बीच में भार डब्ल्यू होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कोई उदाहरण ले लें, जैसे आपने देखा होगा सरौता है या नींबू निचोड़ने की मशीन है। ठीक है ना, इस प्रकार से ऐसे बना लें, ये नींबू निचोड़ने की मशीन है। ठीक है, ये इस प्रकार से। अब इसमें क्या होता है कि बीच में, अब ये जिसके परिता, जिस अक्ष के परिता स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है वो क्या है, आलम्ब। इस अक्ष के परिता ये स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, यहीं से खुलेगी यहीं से बंद होगी, तो ये क्या हो गई, स्वतंत्रता पूर्वक घुमाने वाली अक्ष हो गई, जिसे हम कहते हैं आलम्ब एफ। ठीक है, और नींबू हम यहाँ पर रखते हैं तो इसका मतलब हो गया भार डब्ल्यू, और इधर हम बल लगाते हैं, इसका मतलब आयास पी। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया भाई, अगर भार बीच में है तो कौन से वर्ग का उत्तोलक होगा, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। ठीक है ना, इसमें सरौता है, नींबू निचोड़ने की मशीन है, और कूड़ा ढोने की एक पहिए की गाड़ी है। ठीक है, इसमें हमारा नींबू निचोड़ने की मशीन आ जाएगी, सरौता आ जाएगा, कूड़ा ढोने की एक पहिए की गाड़ी आ जाएगी। अब हम आते हैं तीसरा, तृतीय वर्ग का उत्तोलक। तृतीय वर्ग का उत्तोलक, तृतीय वर्ग का उत्तोलक। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इस वर्ग के उत्तोलक में क्या चीज़ बीच में होगी, आयास, बीच में आयास, आयास बीच में, आयास बीच में। ठीक है, अब इसका क्या उदाहरण है, जैसे आपने देखा होगा घर पे होता है चिमटा। ठीक है, ये चिमटा है, ऐसा ही तो होता है, ये चिमटा है। इसमें क्या होता है, थोड़ा ठीक से बना लेंगे तो ये है, इसमें क्या होता है, ये इस अक्ष के परिता घूमने के लिए स्वतंत्र होता है, तो ये क्या है, आलम्ब एफ। ठीक है, अब इसमें और इसमें कितना अंतर है, इसमें हाथ से यहाँ पर पकड़ते थे, यहाँ पर दबाव कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ बीच में, तो ये हमारा क्या हो गया, पी, यानी कि आयास हो गया, और ये हमारा हो गया भार डब्ल्यू। देखो तीन आकृतियाँ आपके सामने बनी हुई, तीनों अलग अलग हैं। इसमें आलम्ब बीच में है, प्रथम वर्ग का उत्तोलक, भार बीच में है, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, आयास बीच में तो तृतीय वर्ग का उत्तोलक। ये हमारे हो गए उत्तोलक के तीन प्रकार। अब इसमें अधिकांश प्रश्न पूछा जाता है मनुष्य का हाथ। ठीक है, तो मनुष्य का हाथ हमारा तृतीय वर्ग में आता है। मनुष्य का हाथ है, मनुष्य का हाथ है, किसान का हल है, किसान का हल। जो हमारे आने वाले प्रश्न हैं यही हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य का हाथ और किसान का हल किस में आता है, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में, क्योंकि इसमें भी आयास पी बीच में होता है, और डब्ल्यू और आलम्ब, भार और आलम्ब किनारों पे होते हैं, और बीच में आयास पी होता है, तो इसलिए ये तृतीय वर्ग के उत्तोलक हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे उत्तोलक के प्रकार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
अब आता है यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ, ठीक है। यांत्रिक लाभ क्या होता है? जैसे कि आघूर्ण के नियम से, अगर हम आघूर्ण के नियम से निकालें तो जैसे कि ये चीज़ होती है, ये मान लीजिएगा कोई हमारा उत्तोलक है, ठीक है। ये उत्तोलक है। अब इसमें क्या है, एक तरफ होता है हमारा भार, मान लीजिए इधर भार W है और इधर आयास P है, ठीक है। भार W है और इधर आयास P है। इस भुजा को अगर हम A कह दें, यह आलम्ब F है, और इस भुजा को हम B कह दें, ठीक है। तो हमारा यांत्रिक लाभ कैसे निकलता है? आघूर्ण के सिद्धांत से या बल आघूर्ण के सिद्धांत से, आघूर्ण के सिद्धांत से, आघूर्णों के सिद्धांत से हम कैसे निकालेंगे? क्या होता है, हाँ, भार गुणा भार भुजा और आयास गुणा आयास भुजा, यानी कि हम निकालेंगे भार गुणा भार भुजा बराबर आयास गुणा आयास भुजा। भार गुणा भार भुजा, भार भुजा हमारी क्या है A, और आयास हमारा क्या है P, और आयास भुजा क्या है, नाम दिया हमने B, ठीक है। तो ये हमारा आघूर्णों का सिद्धांत है, यानी कि भार गुणा भार भुजा, यानी बल और आलम्ब के बीच की दूरी, जिसे हम भुजा कहते हैं। बल पहला बल और भुजा दूसरा बल और भुजा, यानी कि भार और भार भुजा और आयास भुजा। तो ठीक है, अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो W/P बराबर क्या आ जाएगा, B/A, यानी कि भार बटे आयास क्या आ जाएगा, भार बटे आयास बराबर हमारा आ जाएगा B/A। अब यहाँ से यांत्रिक लाभ कैसे निकलता है, देखो मान लीजिएगा पहली शर्त है हमारी, यदि W इज ग्रेटर देन P, जो W है वह हमारा P से बड़ा है, भार ज़्यादा है और आयास हमें कम लगाना पड़ रहा है, तो हमेशा यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होगा। यानी क्या होगा, यांत्रिक लाभ कितना होगा, 1 से अधिक। यांत्रिक लाभ 1 से अधिक कैसे? अगर बल हमें कम लगाना पड़ रहा है और भार हमारा ज़्यादा है, देख लो भार ऊपर है और आयास नीचे है, तो P जब छोटा होगा और W ज़्यादा होगा तो यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होगा, ठीक है। दूसरा है W बराबर P, तो क्या होगा, यांत्रिक लाभ 1 होगा। यांत्रिक लाभ कितना होगा, 1, यांत्रिक लाभ 1 होगा। और तीसरी कंडीशन है जब W इज लेस देन P, तो यांत्रिक लाभ 1 से कम होगा, 1 से कम, 1 के बराबर लिख दो, ठीक है, और यहाँ 1 से कम। तो 3 कंडीशन है हमारे 3 मुख्य बिंदु थे, जिसमें आयास था, आलम्ब था और भार था। 3 प्रकार थे, प्रथम वर्ग के उत्तोलक, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक और तृतीय वर्ग के उत्तोलक। प्रथम वर्ग के उत्तोलक ये चीज़ बीच में थी, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में ये चीज़ बीच में थी, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में ये चीज़ बीच में थी। अब हम बात करते हैं यांत्रिक लाभ की। तो जो प्रथम वर्ग का हमारा उत्तोलक होता है, प्रथम वर्ग का उत्तोलक, ठीक है, प्रथम वर्ग का उत्तोलक, इसके यांत्रिक लाभ की हम बात करते हैं तो इसमें तीनों कंडीशन हमारी लागू हो सकती हैं। यानी कि यांत्रिक लाभ इसका 1 से अधिक, 1 के बराबर और 1 से कम हो सकता है, तीनों। यानी कि यांत्रिक लाभ इसका क्या होगा, यांत्रिक लाभ, ठीक है, 1 से कम, यानी कि 1 से कम, ठीक है, और 1 से अधिक और 1 के बराबर, 1 के बराबर, ये तीनों कंडीशन हो सकती हैं। यांत्रिक लाभ 1 से कम भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है और 1 के बराबर हो सकता है। लेकिन द्वितीय वर्ग में क्या होता है, जो हमारा द्वितीय वर्ग का उत्तोलक होता है, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, हाँ, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में क्या होता है, यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है, सदैव 1 से अधिक होता है, ठीक है, 1 से अधिक यांत्रिक लाभ। और तृतीय वर्ग के उत्तोलक में क्या होता है, यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। तृतीय वर्ग के उत्तोलक या का उत्तोलक, ठीक है, इसका यांत्रिक लाभ क्या होता है, 1 से कम, 1 से कम,
बात आ गई समझ में। यांत्रिक लाभ एक से कम, एक से अधिक, एक के बराबर प्रथम वर्ग का उत्तोलक, और एक से हमेशा अधिक होता है तो द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, और एक से सदैव कम होता है तो तृतीय वर्ग का उत्तोलक। ये हमारे थे उत्तोलक और उसके प्रकार जो सरल मशीन के अंतर्गत आते हैं। आपको समझ में आएंगे, अच्छा लगेगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।